अ वार्म वेलकम ईच वन ऑफ यू। प्यारे बच्चों, मैं देवेंद्र ठाकुर आपका वाइस एकेडमी में स्वागत करता हूं। बच्चों, डाउनलोड वाइस नीट एंड जेईएफ, गेट रजिस्टर्ड एंड स्टार्ट योर प्रेपरेशन, स्टार्ट योर जर्नी, स्टार्ट योर लर्निंग विद वाइस एकेडमी, अ ट्रू कंपेनियन फॉर योर सक्सेस। बच्चों, आज हम आपका यूनिट थर्ड, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का टॉपिक कंट्रासेप्टिव मेथड शुरू करने वाले। तो बच्चों, इस मेन टॉपिक में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हम पढ़ेंगे, फिर हम करेंगे नीड फॉर फैमिली प्लानिंग, फिर उसके बाद हम कंट्रासेप्टिव मेथड करेंगे। तो बच्चों, बढ़ते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है बच्चों? हमारा पास पहला टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है बच्चों, ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है ये होती क्या है? अगर हमें इसकी डेफिनेशन देनी पड़ जाए तो कैसे बोल सकते हैं हम बच्चों? हेल्थ का मतलब क्या होगा? हेल्थ का मतलब क्या हो गया? हेल्थ की जो डेफिनेशन होती है बच्चों, हेल्थ इज व्हाट? इट इज फिजिकल, सोशल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड हेल्थ। अगर वो फिजिकली भी फिट हो, मेंटली भी फिट हो और सोशली भी फिट हो, मीन्स उसका सोशल इंटरेक्शन कैसा है, बिहेवियर कैसा है, वो सारी जो ये जो बातें हैं ये किस में आएंगी? हेल्थ में आएंगी। तो अगर हम बात करें अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी हम ऐसे ही डिफाइन करेंगे। इट इज फिजिकल, mental and social well-being of an individual which leads to safe and satisfying sex, which leads to safe and satisfying reproductive life। ठीक है, इट इज कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों? अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज फिजिकल, मेंटल एंड सोशल well-being of an individual which leads to safe and satisfying reproductive life। तो बच्चों, सेफ और सेटिस्फाइंग रिप्रोडक्टिव लाइफ के लिए उस इंडिविजुअल को अवेयर होना पड़ेगा। जो एसटीडीज होती हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं, वेरियस इन्फेक्शन होती है बच्चों रिप्रोडक्टिव ट्रैक की, आरटीआई रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, उनके बारे में भी उसमें अवेयरनेस होनी। अवेयरनेस होगी ना तभी तो वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी रहेगा, तभी तो वो हेल्दी रह पाएगा। क्योंकि वो अवेयर होगा तो जो भी उसमें रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन होती है उनका इलाज करवा सकता है और इसमें वो शर्म महसूस नहीं करेगा। ठीक है, उसकी थोड़ी बहुत उसको नॉलेज भी जरूरी है कि ये जो इन्फेक्शन है वो जब इन्फेक्शन होगी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में तो वो बिना झिझक के, बिना हेजिटेशन के, बिना शर्म के वो किसके साथ कंसल्ट करे? डॉक्टर से। क्योंकि जो डॉक्टर है वो भी क्या है? ह्यूमन बींग है, वो भी इन इन्फेक्शन से इन्फेक्ट होता है। डॉक्टर भी इन इन्फेक्शन से इन्फेक्ट होता है। हर इंडिविजुअल आरटीआई से इन्फेक्ट रहेगा। ठीक है, पर उसको बताना पड़ेगा, उसको छुपाना नहीं है, नहीं तो वो फिर क्रिटिकल सिचुएशन में चला जाता है, एंटर कर जाता है पेशेंट। तो इसलिए जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन होती हैं उनके सिम्टम भी हमें पता हो, तभी वो आदमी अपने आप को हेल्दी रख पाएगा। क्लियर है? तो बच्चों, हमें पता है, अब हम थोड़ा सा फैमिली प्लानिंग के बारे में डिस्कस कर। जो फैमिली प्लानिंग होती है उसमें क्या होता है हमें पता है बच्चों। इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो एक बहुत फास्ट रेट के साथ बढ़ रही है। इंडिया में पॉपुलेशन बहुत फास्ट रेट के साथ बढ़ रही है। तो ये जो पॉपुलेशन जो ग्रोथ हो रही है, तो जितने भी गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज होते हैं वो कम पड़ रहे हैं। हॉस्पिटल कम हो रहे हैं, स्कूलों में काफ़ी सारी भीड़ हो रही है, बसेज हैं उनमें बहुत सारी भीड़ है। ठीक है ना? तो हर जगह भीड़ ही भीड़ हो रही है पॉपुलेशन की वजह से। तो जो फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करना चाह रही है एक इंडिविजुअल को, जो फैसिलिटी गवर्नमेंट देती है वो जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड नहीं हो पाती, क्योंकि रिसोर्सेज कम हो जाते हैं और पॉपुलेशन बढ़ रही है। समझा रही बात? एक तो स्पेस कम हो रहा है, स्पेस भी कम हो रहा है, तो वहाँ पे इवन जो गवर्नमेंट है उसमें जॉब
भी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो जॉब भी नहीं मिलेगी। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है उससे। जैसे हम बात करें, पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, अब रहने के लिए स्पेस भी तो चाहिए। अब जो अनाज है खाने के लिए, जो अनाज है वो भी तो कम होगा, क्योंकि वो पॉपुलेशन कहीं ना कहीं तो रहेगी। जमीन तो उतनी है, वो तो स्ट्रेच नहीं हो रही, उसकी रिप्रोडक्शन तो नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। तो जैसे हम बात करेंगे, जो एक फैमिली है, सपोज फैमिली की बात करें, किसी के घर में 2 बच्चे हैं और किसी के घर में 10-12, तो वो क्या करेगा, जो जेन्यून, जिसके घर में 10-12 बच्चे हैं, वो पेरेंट्स क्या करेंगे, जो बच्चों की जेन्यून प्रॉब्लम होती है, क्लोथिंग की, बुक्स की, एजुकेशन की, ठीक है, वो उन जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाएगा, फूड की जरूरत भी पूरा नहीं कर पाएगा, स्पेस की जरूरत भी पूरी नहीं कर पाएगा, भीड़ हो जाएगी, क्योंकि स्पेस भी चाहिए रहने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत सारे जो रिसोर्सेज होते हैं, सेम गवर्नमेंट के की जो मैंने एग्जांपल दी उसमें भी क्या हो रहा है, जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज है वो कम पड़ रहे हैं। अब जैसे एक फैमिली में जो मैं बोल रहा हूँ 10-12 बच्चे हैं किसी के, या 5-7 बच्चे भी हैं किसी के, तो उनके लिए स्पेस भी चाहिए, घर भी चाहिए, रहने के लिए जो स्पेस चाहिए वो भी क्या होगा, वहाँ क्राउडीनेस हो जाएगी। और जो उनकी ज़रूरतें हैं, जेन्यून प्रॉब्लम, फूड की, क्लोथिंग की, ठीक है, एजुकेशन की, जो बढ़िया एजुकेशन है वो भी वो पेरेंट्स नहीं दे पाएगा। क्लियर है। तो जो हम बात करें कि जो बच्चे हैं, दे आर बाई चॉइस, दे आर बाई चॉइस बट नॉट बाई चांस। जो बच्चे कंसीव होते हैं, जो बर्थ हो बच्चों की, वो बाई चॉइस होनी चाहिए, ना कि बाई चांस होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या जरूरी है बच्चों, कंट्रासेप्टिव मेथड जरूरी होते हैं। क्या जरूरी है, कंट्रासेप्टिव मेथड, जिससे कि जो बच्चे हैं वो 2, 1 या 2, अगर नहीं है तो मैक्सिमम 3 बच्चे, वो अपना स्पेस और अपना, वी कैन से, कितना है उसके पास, वो कितने बच्चों को ढंग से पाल सकता है पेरेंट्स, वो सोच के 2 या 3 बच्चे सफिशियंट होते हैं, ठीक है। 2 या 3, 1 या 2 या मैक्सिमम 3, इससे ज़्यादा जो है वो बच्चों को प्रॉपरली ना तो एजुकेट कर पाएगा, ना तो उनकी रिक्वायरमेंट, कोई भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं कर पाएगा। एक बच्चा है तो उसके लिए वो, या 2 हैं तो वो वहाँ पे मैक्सिमम एफर्ट्स कर सकता है उनकी सेटलमेंट का। ज़्यादा होंगे तो उसके हाथ खड़े हो जाएंगे पेरेंट्स के किसी टाइम में। तो बच्चों, जो हमारे पास कंट्रासेप्शन होती है, कंट्रासेप्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, कंट्रासेप्शन इज व्हाट, प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी। कंट्रासेप्शन क्या हुआ, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसीज। और जो कंट्रासेप्टिव जो टेक्निक्स होती हैं या कंट्रासेप्टिव जो मेथड होते हैं, ये इसमें जो प्रोसेसेस होते हैं या जो टेक्निक्स हम यूज करते हैं फॉर कंट्रासेप्शन, फॉर अवॉइडिंग प्रेगनेंसी, उसको क्या बोल देते हैं, कंट्रासेप्टिव मेथड बोल देते हैं। सिंपल है ना, उसको क्या बोलेंगे हम, कंट्रासेप्टिव मेथड। अब ये जो कंट्रासेप्टिव मेथड है बच्चों, ये कंट्रासेप्टिव मेथड कई तरह के होते हैं। एक तो नेचुरल की बात करें हम, दूसरा हम बात करें मैकेनिकल मेथड, फिर बात करें हम हार्मोनल मेथड, फिर बात करें हम केमिकल मेथड, फिर बात करें किसकी, बात करें हम सर्जिकल मेथड, ठीक है, और लास्ट में हम बात करेंगे MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो बच्चों, इन मेथड को हम अब डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो बच्चों, कंट्रासेप्टिव पता ना क्या होते हैं, ये कई तरह के हो सकते हैं बच्चों, जैसे मैकेनिकल बैरियर, हार्मोनल भी होंगे, केमिकल मेथड भी हो सकते हैं, सर्जिकल मेथड भी होते हैं और नेचुरल मेथड भी होते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद नेचुरल मेथड। ये जो है बच्चों नेचुरल मेथड है, पर ये मेथड ज़्यादा रिलायबल नहीं होते, ज़्यादा विश्वसनीय नहीं होते। फर्स्ट है बच्चों क्वाइटस इंटरप्टस, बिलीव नहीं कर सकते इनके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे चांस होते हैं कि वहां पे प्रेगनेंसी हो जाए। समझा रही बात। तो इट इज वेरी अनरिलायबल कंट्रासेप्टिव मेथड वेयर द क्वाइटस इज स्टॉप्ड बिफोर मेल इजैकुलेट फॉर्म इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो वहां पे क्वाइटस को स्टॉप करना पड़ेगा जब इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म होने होती है। तो दूसरा है बच्चों रिदम मेथड।
ये भी एक नेचुरल कंट्रासेप्टिव मेथड है। इसमें ना तो किसी तरह की मेडिकेशन की जरूरत पड़ रही है, नहीं तो किसी और चीज की भी नहीं। तो अनदर जो अनरिलायबल मेथड है ऑफ कंट्रासेप्शन वेयर द क्वाइटस इज अवॉइडेड व्हेन द फीमेल इज फर्टाइल एंड चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है वो जब ज्यादा हो, जब फीमेल ज्यादा फर्टाइल हो, चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन फीमेल में ज्यादा हो, उस टाइम क्वाइटस को अवॉइड करना होता है। इसमें रिदम मेथड, जैसे बच्चों में इसमें समझाता हूं तुम्हें, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ा था, जब एग फर्टिलाइज नहीं होता तो फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है, तो वो उसका जो पीरियड होता है टोटल 28 से 29 दिन का होता है, जिसको मैंने क्या बोला, ल्यूनर मंथ को ये फॉलो कर, वो डिस्कस कर लिया हमने, पर मैं यहाँ पे बस इंट्रोडक्शन दे रहा था कि उसमें ये होता है। तो बच्चों जो 14 टू 16 डेज होते हैं, क्या 14 टू 16 डेज, जो 28 दिन का, 28 या 29 दिन का जो पीरियड है, उसमें जो 14 टू 16 डेज जो होते हैं, इन दिनों में जो फीमेल है वो क्या रहेगी बच्चों, स्टेराइल होती है, उसमें चांस ऑफ फर्टाइल होती है, उसमें चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन ज़्यादा होते हैं। इन दिनों में चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन ज़्यादा होते हैं। तो हम और ज़्यादा सेफ साइड चलें तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 या 3 दिन ऐड कर सकते हैं, इस साइड भी ऐड कर दो। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे, 14 में से 3 गए तो कितने रहेंगे बच्चों, 11, ठीक है, और यहाँ पे 19। तो जो मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होता है, अगर हम उस कैलेंडर को फॉलो करें तो 11 और 19 का जो बीच का जो गैप है, उन दिनों में क्वाइटस अवॉइड करना होता है, ठीक है। और वहाँ पे फिर चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट, स्पर्म एंड एग जो है वो कम होते हैं। तो उस मेथड को क्या बोलते हैं हम, रिदम मेथड। समझा की बात। अब बच्चों हम बात करें मैकेनिकल मेथड, किसकी बात कर रहे हैं हम, मैकेनिकल मेथड, यानी कि ये फिजिकल बैरियर मेथड होते हैं। इसमें क्या यूज कर रहे हैं हम, कॉन्डम। ये जो कॉन्डम होते हैं ये बच्चों लेटेक्स से बने होते हैं, और ये जो कॉन्डम है इनको, जो हमारे पास जो इनको किसमें, जो कोपुलेटरी ऑर्गन होता है, पेनिस होता है, उसमें क्या करते हैं, इसको बियर करते हैं। तो इसको बियर करेंगे तो जो इजैकुलेशन होती है स्पर्म की, वो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, वेजाइना है, उसमें नहीं हो पाती। और इस मेथड के तो वो क्या करेगा, स्पर्म वहां पे रिलीज नहीं हुए वेजाइना में। दूसरा, जो इन्फेक्शन थी, चाहे वो इस मेल पार्टनर में चाहे वो फीमेल पार्टनर में, वो एक दूसरे में ट्रांसमिट नहीं होंगे। समझा रही बात। जो आरटीआई है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन है, वो इसमें दोनों पार्टनर सेफ रहते हैं। तो सेफ रहेंगे इस केस में। समझा रही बात। तो ये बेस्ट कंट्रासेप्टिव है। नेक्स्ट हम बात करें बच्चों फिजिकल बैरियर की ही, ये आता है डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है, ये फीमेल यूज करती है इसको, फीमेल डायफ्राम बोल देते हैं हम इसको। ये भी रबर से मिलकर बना होता है बच्चों डायफ्राम। और ये जो डायफ्राम है, जैसे ये हमें दिख रहा है डायफ्राम, ये जो डायफ्राम है बच्चों, इसका ये जो पेरीफेरी है ना, जो आउटर पोर्शन है, इसमें यहाँ पे मेटल से बना होता है या स्प्रिंग से बना होता है, ठीक है। और इसको जो डायाफ्राम ड्यूरिंग क्वाइटस जो फीमेल है इसको विजाइना में बियर करती है। समझा की बात। तब भी वहां पे फिर क्या होगा, जो स्पर्म है वो एंटर नहीं करेंगे किसमें, वेजाइना में, और प्रेगनेंसी को ये प्रिवेंट करेगा। तो ये भी एक तरह का बेस्ट कंट्रासेप्टिव मेथड। क्लियर है। इसी में एक चीज और मैं बता देता हूँ बच्चों, एक और होता है हमारे पास सर्विकल कैप। क्या होती है, सर्विकल कैप। ये जो सर्विकल कैप होती है बच्चों, ये भी रबड़ का बना होता है, जो वेजाइना है ना इस तरह से, और यहाँ पे जैसे हमारे पास वो यूट्रस है, और यहाँ पे ये क्या है बच्चों, सर्विक्स। क्या ये सर्विक्स। तो ये सर्विकल कैप कहाँ पे, सर्विक्स में इसको ऐसे वियर किया जाता है, और ये यूट्रस है। तो यहाँ पे इसको, ये जो सर्विकल कैप है रबड़ की होती है, और इनको सर्विक्स को कवर किया जाता है इससे। और इससे क्या होगा, जो स्पर्म है वो यूट्रस में और फैलोपियन ट्यूब में एंटर नहीं करेंगे। क्लियर है। वो कहाँ रहेंगे, वेजाइना में। तो ये भी क्या है बच्चों, सर्विकल कैप भी एक फिजिकल बैरियर मेथड है। देन वी मूव टू हार्मोनल मेथड, हार्मोनल कंट्रोल।
पहला आता है हमारे पास बच्चों ये हार्मोनल कंट्रोल है, समझा रही बात, हार्मोनल कंट्रोल की तरफ जा रहा है अब हम कंट्रासेप्टिव पिल्स। ये जो कंट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं बच्चों, ये हार्मोन्स होता है इनमें प्रोजेस्टेरोन, कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। ये हार्मोन क्या करता है, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है उसकी स्क्रीशन को सुप्रेस कर देता है, उसकी स्क्रीशन को इनहिबिट कर देता है। अगर उसकी स्क्रीशन इनहिबिट हुई तो ओवुलेशन नहीं होता। तो ये जो प्रोजेस्टेरोन होगा, या तो प्रोजेस्टेरोन के साथ अब एस्ट्रोजन भी दिया जाता है, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन दोनों हार्मोन्स हैं। तो इनसे बच्चों मैंने क्या बोला, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है विच हेल्प इन रिलीजिंग ऑफ ओवा, उसको क्या कर देते हैं, ये इनहिबिट कर देते हैं और ओवा रिलीज नहीं होता। दीज पिल्स मीन्स टेबलेट होती हैं बच्चों, दीज आर केमिकल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, दे चेंज द लेवल ऑफ हार्मोन इन द बॉडी एंड प्रिवेंट द रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम, तो ओवरी से ये ओवम रिलीज नहीं होता। क्लियर है। अब हम बात करें एक और इमरजेंसी पिल, पर ये बच्चों ये हार्मफुल होती हैं क्योंकि इसमें जो फीमेल होती है उसका हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाता है। इसी में ही अगर हम बात करें इम्प्लांट्स भी होता है, इम्प्लांट भी किया जाता है। इसी को ही जो डर्मिस होती है हमारी, ये डर्मिस है, आर्मपिट, यहाँ कट लगाना होता है, कट लगेगा और यही जो प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन विद और विदाउट, उसको यहाँ पे डर्मिस में स्किन के अंदर इम्प्लांट किया जाता है और वो फिर लॉन्ग टर्म इफेक्ट देता है, 4 से 5 साल, फिर उसमें बच्चे पैदा नहीं होते, कंसीव नहीं होती औरत। ठीक है, तो गैप रखने के लिए भी ये बेस्ट मेथड होते हैं, पर इस पे जो ड्रॉबैक है कि वो फीमेल का हार्मोनल बैलेंस उसको डिस्टर्ब कर देता है। क्लियर है। अब ये इमरजेंसी पिल्स, ये भी वही हैं बच्चों, ये इमरजेंसी पिल्स ऐसी पिल्स होती हैं विच कैन बी टेकन आफ्टर क्वाइटस, क्वाइटस के बाद इनको लिया जाता है और ये प्रेगनेंसी स्टॉप कर देते हैं। जैसे दे आर क्विकली चेंज द, कैसे कैसे काम करेंगे बच्चों ये, दे चेंज द लेवल ऑफ हार्मोन ऑफ द बॉडी एंड प्रिवेंट अ सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन इफ एग इज फर्टिलाइज्ड। अगर एग फर्टिलाइज भी हुआ है तो ये हार्मोनल लेवल को चेंज कर देती है और वो हार्मोन, वो सॉरी जो एग फर्टिलाइज्ड एग है वो यूट्रस में प्लांट नहीं होगा, उसकी इम्प्लांटेशन नहीं होगी। तो इस तरह से ये इमरजेंसी पिल्स काम करती है। नेक्स्ट मेथड है बच्चों हमारे पास IUD, इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस, क्या बोलते हैं इसको, इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस या IUCD, इंट्रा यूटेरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस। अब ये जो IUDs होते हैं ये भी कई तरह के होते हैं। ये जो IUDs होते हैं बच्चों, ये कई तरह के IUDs होते हैं, हार्मोन रिलीजिंग IUDs भी होते हैं और नॉर्मल IUDs भी होते हैं, और इनकी शेप भी कई तरह की होती है। ठीक है, यहाँ पे हम जो एग्जाम्पल लेंगे बच्चों, हम एग्जाम्पल लेंगे कॉपर टी का, ये टी शेप है, इसी का नाम क्या लिया मैंने, कॉपर टी। अब ये जो कॉपर टी है ये क्या करती है, कॉपर आयन रिलीज करती है, और ये जो कॉपर आयन होते हैं दिख रहे हैं ना, यूट्रस में इम्प्लांट होती है, इसके लिए, इसकी इम्प्लांटेशन के लिए जो है वो जो डॉक्टर है या गायनेकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इनको इम्प्लांट करेंगे तो ये क्या करेंगे, जो स्पर्म एंटर करते हैं उनको जो इसके कॉपर आयन जो होते हैं बच्चों, वो उनकी मोबिलिटी को डिक्रीज करते हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और वो इस फ्लोपियन ट्यूब में एंटर नहीं करते। समझ आएगी बात। तो इससे ये क्या करता है, प्रेगनेंसी को क्या करेगा, स्टॉप। मैंने बताया था ना प्रेगनेंसी कब होती है, जब यहाँ पे एग है और यहीं स्पर्म फ्यूजन हो जाए दोनों की, फर्टिलाइजेशन हो जाए दोनों की, तो यहाँ पे एम्पुलरी इस्टमिक जंक्शन में ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन जो है वो फ्रूटफुल होती है। मीन्स दिस फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इन एम्पुलरी इस्टमिक जंक्शन लीड्स टू प्रेगनेंसी। क्लियर है। तो ये जो प्रॉपर्टी है बच्चों, ये 3 से 5 साल तक इफेक्टिव रहती है। ये भी कहती है कितनी इफेक्टिव रहेगी, 3 to 5 years ये इफेक्टिव होती है और प्रेगनेंसी को स्टॉप कर देती है। दे कैन बी यूज फॉर कपल ऑफ ईयर, sorry, it is a device that is inserted into the uterus, changing its shape and preventing successful implantation of the zygote। तो zygote की implantation को रोकता है। एक मेथड और बच्चों, एक मेथड जिसकी बात करें हम, सर्जिकल मेथड। कौन सा मेथड है ये, सर्जिकल मेथड। और इस मेथड को क्या बोलते हैं, स्टरलाइजेशन करनी होती है।
इस मेथड में क्या करते हैं बच्चों, जैसे ये हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या करा बच्चों, जो वासा डिफरेंस है ना, पेयर ऑफ वासा डिफरेंस, इनको क्या करा, सर्जिकली इनको कट कर दिया। सर्जिकली क्या करा है, कट, और इनको क्या करा, टाई अप कर दिया। मैं एक चीज और बता दूं, ये जो सर्जिकल मेथड है, स्टरलाइजेशन मेथड है, ये रिवर्सिबल होता है। क्या होता है, रिवर्सिबल। अगर इन केस इनको दोबारा बच्चे पैदा करने पड़े तो इसको क्या कर सकते हैं, हम दोबारा रीयूनाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल होते हैं। तो इन केस ऑफ मेल इसको क्या बोलते हैं बच्चों, वेसेक्टोमी। क्या बोलते हैं, वेसेक्टोमी बोल देते हैं इस मेथड को। ठीक है, और फीमेल के केस में हम क्या करते हैं, सर्जिकल मेथड में क्या होता है, ये जो फेलोपियन ट्यूब होती है इनको कट कर देते हैं, दोनों साइड से कट करेंगे तो क्या होगा, और उनको टाई कर देंगे। फिर यहाँ से एग तो यहाँ से रिलीज होगा ना, और ये फिम्ब्रिय से इस फेलोपियन ट्यूब से यहाँ तक ही जाता है। और जो स्पर्म एंटर करेगा, अगर सपोज जो मेल पार्टनर है उसको तो ये करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना वेसेक्टोमी, क्योंकि कोई एक पार्टनर करवाता है इसको, या तो मेल करे या तो फीमेल करे। अगर यहाँ पे जो मेल पार्टनर उसके स्पर्म जा रहे हैं तो वो भी यहाँ से आगे नहीं जा पाते, तो फ्यूजन का मतलब ही नहीं बनता, और वहाँ पे क्या होती है, जो प्रेगनेंसी है वो इस तरह से भी प्रिवेंट होती है। यहाँ भी ऐसे ही है, अगर मेल पार्टनर ने वेसेक्टोमी करवा रखी है तो उसके स्पर्म यहाँ से टेस्टिस में बनते हैं ना, स्पर्म यहाँ से जाएंगे और यहाँ तक ही जाएंगे, इससे आगे वो जाएंगे नहीं। तो जो उसका इजैकुलेटरी सिक्रीशन होगी उसमें क्या होगा, ओनली जो ये जो सेमिनल वेसिकल्स है, ये सेमिनल वेसिकल्स जो ग्लैंड है, और ये जो हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड है, क्या है बच्चों, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, तो इनकी जो सिक्रीशन होती है वही क्या करती है, इजैकुलेशन, मतलब वही रिलीज होती है, वही सिक्रीशन रिलीज होती है। तो मैंने तुम्हें बताया ना 60 to 70% जो सीमन में जो सिक्रीशन होती है वो सेमिनल वेसिकल्स की होती है, जिसमें मैंने बताया था फ्रक्टोज होता है, प्रोटीन्स होती है, कुछ केमिकल होते हैं, और ये नरिश करता है किसको, स्पर्म को। और यहाँ पे इसकी जो सिक्रीशन होती है 40 to 30% होती है। ठीक है, तो ये मिलके सीमन बनाते हैं। जब स्पर्म यहाँ से जाएंगे बच्चों, जब इसमें सिक्रीशन में जब वो मिलते हैं तो उसी को उसी टाइम हम सीमन बोलते हैं। अदरवाइज यहाँ से जब तक वो कहाँ पे है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में, वो स्पर्म ही है, उसको हम सीमन नहीं बोलते। तो यहाँ से भी वो स्पर्म नहीं जा रहे हैं और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे एमटीपी, एक और डिस्कस कर लें एमटीपी से पहले, केमिकल मेथड। कौन से बच्चों, केमिकल मेथड की हम बात करें। केमिकल मेथड में बच्चों क्या होते हैं, जेलीज मिलेंगी आपको, क्रीम मिलेगी, जेलीज मिलेगी, फोमिंग टैबलेट मिलेगी। क्या क्या बच्चों, क्रीम केमिकल होती हैं ये, जेलीज, ठीक है, या फोमिंग क्रीम, फोमिंग क्रीम्स, या कुछ पिल्स भी मिल जाती हैं हमारे पास केमिकली। इनको वेजाइना में रखा जाता है, और जो स्पर्म रिलीज होते हैं बच्चों, ये जो क्रीम है, ये जो केमिकल है, क्रीम, जेली, फोमिंग जो सब्सटेंस है या टेबलेट्स की फॉर्म में, वो क्या करती हैं, उन स्पर्म्स को किल कर देती हैं। क्या करेंगी, वो स्पर्मिसिडल होती हैं एक्शन में। ये कैसी हैं बच्चों, स्पर्मिसिडल। स्पर्मिसिडल का मतलब विच किल्स द स्पर्म, स्पर्मिसिडल का मतलब विच किल्स द स्पर्म, तो वो तेज। क्लियर है। तो एक और मेथड है बच्चों जिसको हम बात करते हैं, वो एमटीपी। क्या है बच्चों, एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसको फुल फॉर्म क्या होगी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो बच्चों ये जो मेथड है, ये अनवांटेड प्रेगनेंसी जो होती हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी मीन्स जैसे किसी के बच्चे हैं पर उनसे एक्सीडेंटली मीन्स बाई चांस वहाँ पे प्रेगनेंसी हो रही है, और उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए एमटीपी का यूज किया जाता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और ये जो एमटीपी टेक्निक थी बच्चों, यहाँ पे 3 मंथ या 3 मंथ से कुछ दिन ज़्यादा भी हो सकते हैं, उस प्रेगनेंसी को एमटीपी से टर्मिनेट किया जाता है, एमटीपी से टर्मिनेट किया जाता है। तो ये जो मेथड है बच्चों एमटीपी का, ये इसका अब मिसयूज होता है। इस मेथड का क्या होता है, मिसयूज, क्योंकि मैंने क्या बोला,
जो 3 महीने का फीटस होता है उसको भी यहाँ से गिरा देते हैं इस मेथड से। इसमें कुछ कंपनीज है, जैसे कई उसके ब्रांड नेम से कई तरह की जो मेडिसिन आती है उसमें भी ये हार्मोन्स भी होते हैं, उसमें हार्मोन्स का यूज़ किया जाता है। और वो क्या करते हैं बच्चों, वो जो प्रेगनेंसी होती है उसको टर्मिनेट कर देते हैं। पर मैं बात कर रहा था मिसयूज़ की। मिसयूज़ कैसे होता है तो ये काफ़ी यूजफुल थी, क्योंकि जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है अगर सही तरीके से की जाए, अनवांटेड प्रेगनेंसी है या कोई रेप विक्टिम है, उसकी प्रेगनेंसी उसकी अबॉर्शन करना है, तो उस केस में तो ये यूजफुल है। ठीक है। अगर जो इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में जो 3 महीने काफ़ी होते हैं ना फीटस का जो सेक्स डिटरमिन करने के लिए, तो 3 महीने में क्या करते हैं वो अल्ट्रासाउंड से सेक्स डिटरमिन करते हैं इंडियंस इंडिया में। उससे क्या हो रहा है, जो फीमेल अगर डिटेक्ट हुआ कि ये तो फीमेल है, जो ग्रोइंग बेबी है फीटस है वो फीमेल है, तो उसको क्या करते हैं फिर ये लोग एमटीपी से क्या करते थे, उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देते थे घरों में। हालांकि इसमें मेडिकल सुपरविजन चाहिए होता है। अब उसको टर्मिनेट तो कर रहे हैं, फीटस तो गया, तो उसमें जो मदर होती है उसके चांस भी, क्योंकि कई बार क्या होता है इंटेंस ब्लीडिंग हो सकती है, चांस कम है पर इंटेंस ब्लीडिंग होती है, तो मदर की जान के ऊपर भी खतरा आता है। फीटस तो उसने खत्म कर ही दिया, जो फीमेल चाइल्ड है वो तो अबॉर्ट कर दिया। तो इसका मिसयूज को रोकने के लिए जो गवर्नमेंट ने इन एमटीपीज को बाय लॉ बैन कर रखा है। ठीक है, इमरजेंसी में इनका यूज किया जा सकता है बाय द एडवाइस ऑफ डॉक्टर्स। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर कंट्रासेप्टिव टेक्निक्स। तो ये टेक्निक्स काफ़ी हेल्पफुल हैं। जैसे मैंने बताया जो फिजिकल बैरियर मेथड है जैसे कंडोम, वो एक काफ़ी हेल्पफुल, क्योंकि उस मेथड से ना तो फर्टिलाइजेशन होती है, ना तो फीमेल कंसीव होगी, ना ही जो डिजीज हैं एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में ट्रांसमिट भी नहीं होंगी। क्लियर है? तो बच्चों थैंक यू, थैंक्स फॉर ऑल। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।